आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ सीधा जाके पुलिस स्टेशन में 498 ए की एफआईआर करवा देती है। और वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स और उसके दूर के रिलेटिव्स के खिलाफ भी 498 ए की एफआईआर करवा देती है। वो ऐसा सिर्फ अपने पति और उसके घर वालों को हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए और अपने पति के ऊपर दबाव बना के उससे ज़्यादा मेंटेनेंस लेने के लिए ऐसा करती है। हम पिछले कुछ सालों से टाइम टू टाइम 498 ए के सेक्शन का मिसयूज होते हुए देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ अतुल सुभाष के केस में भी हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कैसे आप झूठे 498 ए के केसेस को क्वैश करा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि कैसे अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498 ए का केस फाइल किया है तो आप उस केस को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसका नाम है दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। 2024 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में एक हस्बैंड वाइफ की 2015 में शादी होती है, जिसके बाद इस शादी से उनको 2 बच्चे भी होते हैं जो कि दोनों माइनर होते हैं। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स जो हैं वो होने लगते हैं और उनके लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि जो वाइफ है वो 1 फरवरी 2022 को अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज, अपनी 3 सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के खिलाफ 498 ए की एफआईआर दर्ज करा देती है। और उस एफआईआर में उस वाइफ का कहना होता है कि हमारी शादी में मेरे फादर ने 10 लाख रुपए कैश, 10 तोला सोना और उसके साथ साथ घर के कुछ हाउस होल्ड आइटम्स एज अ डाउरी दिए थे। और इसके साथ साथ शादी पर भी उनका 5 लाख का खर्चा हुआ था। और शादी होने के कुछ टाइम के बाद ही जो मेरा हस्बैंड है और उसके घर वाले हैं वो मुझे दहेज के लिए परेशान करने लगे। और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे दहेज के लिए परेशान करने लगा, मेरे साथ मार पिटाई करने लगा, मुझे फिजिकली और मेंटली हरास करने लगा। और इन सब में उसके जो घर वाले हैं वो भी मेरे हस्बैंड का साथ देते थे और मेरे हस्बैंड को उकसाते थे कि वो मुझसे और ज़्यादा दहेज की मांग करे। और सिर्फ यही नहीं, जो मेरे हस्बैंड है उसका किसी मोनिका नाम की लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा है। और जो मेरे हस्बैंड है वो कई बार ड्रिंक करके घर पे आते हैं और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और मार पिटाई भी करते हैं। तो जब वाइफ ने ये एफआईआर अपने हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ दर्ज कराई तो वहाँ पे वो हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, उस एफआईआर को खत्म कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए, खत्म करने के लिए मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा था कि ऐसे 498 ए के केसेस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि चार्जशीट फाइल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो इस केस को क्वैश तो नहीं करती है, लेकिन वो यहाँ पे हस्बैंड को लिमिटेड रिलीफ देते हुए उनको अरेस्ट करने के लिए मना कर देती है। लेकिन हस्बैंड जो हैं वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड का कहना होता है कि हमने कोई भी डाउरी की डिमांड नहीं की है, बल्कि ये जो मेरी वाइफ है ये पहले भी कई बार घर को छोड़कर जा चुकी है, जिसके बाद मैंने एक पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। और उसके बाद ये पता चला था कि इसका किसी गोविंदम नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिससे ये फोन पर बात करती थी और घर से जाने के बाद ये उसी के साथ रह रही थी। लेकिन जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई तो वहाँ पे हमारी काउंसलिंग कराई गई और उसने पुलिस में लिखित में ये प्रॉमिस किया था कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी और वो मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी वो हमको छोड़कर चली जाती है। तो मैं ये सब कुछ आखिर कब तक बर्दाश्त करता, जिसके बाद मैंने 13 दिसंबर 2021 को अपनी वाइफ को म्यूचुअल डिवोर्स का एक नोटिस भेजा। और क्योंकि मैंने उसको डिवोर्स का नोटिस भेजा इसलिए उसने सिर्फ बदला लेने के लिए ये एफआईआर दर्ज कराई है। अब यहाँ पे वाइफ का कहना होता है कि ये जो एफआईआर है वो बिल्कुल सही है, इस केस को क्वैश नहीं करा जाना चाहिए और इस केस की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें ये पता चले कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे हरास करते हैं, टॉर्चर करते हैं।
जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बताती है कि 498A का जो प्रोविजन है वो किस लिए दिया गया है। 498A में ऐसी महिलाएं जिसको उसके ससुराल और उसके पति द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जाता है, उनके साथ क्रुएल्टी की जाती है, तो वो 498A आईपीसी के अंदर एक क्रिमिनल एफआईआर अपने हस्बैंड और उसके घर वालों के खिलाफ फाइल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इस केस में इस एफआईआर को सिंपल पढ़ने से ये पता लग रहा है कि ये जो एफआईआर है वो कितनी जनरल और कितनी वेग है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स मुझे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिटेल इस एफआईआर में नहीं दी गई है। एफआईआर में ना ही तो कोई टाइम मेंशन है, ना ही कोई प्लेस मेंशन है, ना ही कोई मैनर मेंशन है कि किस तरीके से उस वाइफ के साथ टॉर्चर किया जाता था और उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता है। और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये बात भी अब आ चुकी है कि जो ये वाइफ है वो पहले भी घर छोड़कर जा चुकी है और ये फोन पर किसी के साथ बात करती थी जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, जिस वजह से वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को छोड़कर पहले भी जा चुकी है। जिसके बाद उस हस्बैंड ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी और उस पुलिस कंप्लेंट में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसमें वाइफ ने ये साफ साफ रखा है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं और आज के बाद मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और अच्छे से रहूंगी। और रही बात फैमिली मेंबर्स की, तो यहाँ पे जो हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स हैं उनको बेवजह इस केस में घसीटा गया है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में उसके जो इन लॉज हैं, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, और उसकी जो 3 सिस्टर इन लॉ हैं और ब्रदर इन लॉ हैं वो तो उस शहर में भी नहीं रहते हैं, उनके साथ भी नहीं रहते हैं, तो वो कैसे टॉर्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस का हवाला देते हुए कहा कि हमने सबसे पहले इस केस में ये कहा था, एफआईआर में अगर आप सिंपल एलिगेशंस, जनरल एलिगेशंस अपने हस्बैंड और उसके घर वालों के खिलाफ लगाते हैं तो वो वैलिड नहीं रहेंगे, आपको उनको प्रूफ भी करना होगा और आपको स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी होंगी कि आपके साथ ये इंसिडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी तारीख को हुआ। तो इस केस में यहाँ पे सारे ही एलिगेशंस बहुत ही जनरल थे। और साथ में ही यहाँ पे एक और फैक्ट सामने आया कि यहाँ पे जो वाइफ है उसने हस्बैंड की डिवोर्स की पिटीशन को फाइल करने के बाद 498A की एफआईआर दर्ज कराई थी। जब हस्बैंड 13 दिसंबर 2021 को डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद 1 फरवरी 2022 को जो वाइफ है वो 498A की एफआईआर दर्ज कराती है। तो अगर सच में वाइफ के साथ क्रुएल्टी हो रही थी, उसके साथ टॉर्चर हो रहा था और उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता था, तो उसने हस्बैंड की डिवोर्स पिटीशन फाइल होने का वेट क्यों किया, उसने इतना लंबा टाइम वेट क्यों किया, ये जो एफआईआर है वो उसने पहले क्यों नहीं करवाई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस वाइफ की जो 498A की एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया और 498A के केस को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस केस से ये समझ में आता है कि अगर आपकी वाइफ आपके डिवोर्स के केस फाइल करने के बाद आपके ऊपर 498A की एफआईआर दर्ज कराती है तो वहाँ पे आप इस केस को क्वैश करा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो जजमेंट है ये आपके काफ़ी काम आ सकती है और इस जजमेंट का सहारा लेके आप इजीली अपने 498A के झूठे केस को ख़त्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।